हेलो बच्चों, मैं आपका विजय सर। आज इस वीडियो लेक्चर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इसके पिछले लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 1.1 के सारे प्रश्न क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली 1.2 के उदाहरण तथा उनके प्रश्नों को हल करने का क्या करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इसके पिछले लेक्चर जो भी हो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आनंद भी आया होगा। तो चलिए, अगर आपको पिछले लेक्चर सारे समझ में आए हो तो फटाफट इस वीडियो को क्या करिए, लाइक कर दीजिए, साथ में अपने दोस्तों के साथ क्या कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। तो चले बिना देरी किए आरंभ करते हैं। और आज प्रश्नावली 1.2 का पहला बिंदु है, वह है कि अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण क्या होता है। ठीक है ना। आपको याद होगा कि सबसे पहले हमने पढ़ा था अपरिमेय संख्याओं के बारे में, और क्या कहा था हमने, किसी संख्या को p बाई क्यू के रूप में ना लिखा जा सके जहां p और q दोनों सहअभाज्य के साथ साथ सहअभाज्य पूर्णांक हो और हमारा q का मान 0 के बराबर ना हो, तो ऐसी संख्याओं को क्या कहा गया था, अपरिमेय कहा गया था। और उसके आधार पे आपने उदाहरण के तौर पे लिया था कि सर √2, √3, √5, √6 डॉट 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 या पाई, ये सब के सब संख्याएं जो हमारे हैं यह एक ऐसी संख्याएं होती हैं, तो अपरिमेय संख्या होती है। प्लस साथ में कक्षा 9 में हमने इसके दशमलव प्रसार के बारे में भी क्या किया था, समझा था कि इसका दशमलव प्रसार क्या होता है भाई, तो आपका अशांत होता है और अनावर्ती होता है। मतलब ना तो इनका दशमलव प्रसार कहीं रुकता है और ना ही उसमें एक या एक से अधिक अंकों का समूह बार बार दोहराया जाता है। तो ये बात हम लोग बहुत पहले से जानते हैं। अब कहानी ये है कि इस अध्याय में हमें यह करना है कि इसको सिद्ध करना है कि किस प्रकार से कि √2, √3, √5 और √6 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। और बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान समझिए बेटा, आपका प्रश्नावली 1.2 का उदाहरण और उसके प्रश्न अगर केवल इतना अगर आपका ठीक से तैयार हो जाता है तो एक क्वेश्चन 101% एक आपके बोर्ड में क्या होगा, आएगा। हर साल आता है, कोई साल इसे अलग नहीं होता है, ये हर साल आपसे पूछा जाता है। तो आपके साथ भी क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा, इसके 100% गारंटी है। तो पहली बात तो आपने अपरिमेय के बारे में क्या किया, यहाँ समझा। एक शब्द यहाँ पे आता है सहअभाज्य। क्या शब्द आता है भाई, सहअभाज्य। उसे तो सहअभाज्य बेसिक के क्लास में मैंने बताया ही होगा। अब सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो हमने कहा था कि सहअभाज्य में सदैव संख्याओं का जोड़ा या जोड़े से अधिक, मतलब दो या दो से अधिक संख्याओं की तुलना की जाती है, तब वहां पे सहअभाज्य कहा जाता है। तो कहते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनके अभाज्य गुणनखंडों में केवल केवल 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। सहअभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे अब देखो क्या कहा इसमें, कह रहा है कि ऐसी संख्या जिनके अभाज्य गुणनखंडों में केवल 1 के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, वो सब के सब संख्या हमारी क्या कहलाती है, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे उदाहरण में मैं कहूं कि 3 और 5, मैंने कहा कि 3 और 5 सहअभाज्य है, तो प्रश्न उठता है कैसे। तो सबसे पहले क्या करिए, 3 और 5 का अभाज्य गुणनखंड करें, 3 का अभाज्य गुणनखंड करें तो यह आएगा 1 गुणे 3, 5 का करेंगे तो यह आएगा 1 गुणे 5। अब दोनों में गौर से देखो तो केवल 1 एक ऐसी संख्या है जो उभयनिष्ठ है, कॉमन है, उसके बाद से कोई भी संख्या इसमें उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए 3 और 5 एक क्या कैसी संख्या कहलाएंगे, सहअभाज्य संख्या कहलाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए तो थोड़ा समय लेके इसे नोट करिए। अब आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम यह बात समझने की कोशिश करेंगे कि √2, √3, √5 यह किस प्रकार से अपरिमेय संख्या सिद्ध की जा सकती है। अब इस बात को समझने के लिए हमें यहाँ पे दो प्रकार के छोटी छोटी बातों की क्या होगी, आवश्यकता पड़ेगी। तो पहले इसे नोट कर ले, फिर हम बढ़ते हैं आगे उन बिंदुओं। तो अपरिमेय संख्याओं के पुनर्भ्रमण में सबसे पहला जो बिंदु है वह है हमारा प्रमेय 1.2।
क्या कहता है 1/2 भाई? तो कह रहा है कि मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या है। P एक कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं कि जो किसी अन्य संख्याओं से विभाजित न हो। तो P एक अभाज्य संख्या है। यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है, एक संख्या a जिसके वर्ग को P क्या करती है? विभाजित करती है, तो P a को भी क्या करेगी? विभाजित करेगी, जहां a एक क्या है? धनात्मक पूर्णांक। तो समझते हैं क्या कह रहा है? कह रहा है यह कि P जो हमारा है यह एक अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या बेटा? अभाज्य संख्या। और a कैसी संख्या है? तो a जो हमारा है एक धनात्मक पूर्णांक है। एक क्या है? धनात्मक पूर्णांक। क्लियर? यह एक धनात्मक पूर्णांक है। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि, ध्यान से देखिएगा, यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है, विभाजित करती है, विभाजित करती है, तो यही P a को भी क्या करेगी? विभाजित करेगी। ध्यान से समझ लीजिएगा, विभाजित करेगी। अब इसका अर्थ कैसे समझे भाई? तो इसका अर्थ समझने के लिए चलो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल कोई भी ले लो, जैसे मान लो कि a स्क्वायर, एक कोई भी संख्या ले लिया जाए। जैसे हमने कहा कि एक संख्या a का मान हमने ले लिया 16, a का मान क्या ले लिया? 16। ठीक, यह एक धनात्मक पूर्णांक है, जाहिर सी बात है धनात्मक पूर्णांक है। और हमने एक p ले लिया, वो ले लिया हमने 2। कितना ले लिया? 2। और 2 एक कैसी संख्या है? तो 2 हमारी अभाज्य संख्या है, ये आपने पढ़ा होगा। 2 अभाज्य संख्या। अब इसके अनुसार क्या 2 16 a का क्या है? वर्ग। क्योंकि a स्क्वायर यदि p से विभाजित होगा, इसका मतलब है हम a का वर्ग करें तो 16 का वर्ग किससे? क्या 2 से विभाजित होगा? क्या कर ले? 16 का वर्ग कितना होगा? 16 का वर्ग करोगे तो आप 4 जोड़ो, 4 घटा दो, यहाँ 2 कर दो, 256 होगा। तो क्या 256 2 से विभाजित होगा? क्या बिल्कुल होगा। आप 256 को 2 से काट ले, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 8 16, 128 बार में कट जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा? 128 आएगा। तो कह रहा है कि a स्क्वायर यदि p से विभाजित है, तो लीजिए a का वर्ग हमारा p से विभाजित हो गया, इसमें कोई दुराई नहीं है। तो a भी p से विभाजित होगा, या विभाजित होगा, यही कह रहा है, विभाजित होगा। तो थोड़ा देखते हैं। तो देयरफॉर a का मान कितना है? 16, और यहाँ पे p कितना है? 2। क्या 16 2 से विभाजित होगा? बिल्कुल होगा। कितना आएगा? 8 के बराबर आएगा। तो यही हमारा यह प्रमेय कह रहा है। प्रमेय देखिए कितना आसान है। कहा है कि मान लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है, p कोई एक अभाज्य संख्या है, साथ में a एक धनात्मक पूर्णांक है। तब यदि p a स्क्वायर को विभाजित करेगा, p का जो मान है अगर a स्क्वायर को विभाजित कर दे रहा है, तो यही p a को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। और इसी बात को हमने यहाँ पे क्या किया है? समझा। क्लियर है? बात समझ में आ गई आपको? तो चलिए इस बात को समझने के साथ साथ एक बिंदु और है, और उस बिंदु को हम अब समझते हैं। अब दूसरा बिंदु क्या है भाई इसमें? तो दूसरा बिंदु हमारा अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण में जो दूसरा बिंदु आता है, वो आता है, एक नियम है, एक विधि है, जिस विधि को हम कहते हैं विरोधक्ति विधि, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड इसे कहा जाता है। क्या इसका अर्थ है भाई? इसका अर्थ ऐसा होता है कि जैसे एक छोटा सा एग्जांपल समझो। जैसे मान लो कि एक फल है जो आम है, और हम अच्छे से जानते हैं कि यह आम है, तो आपसे प्रश्न दिया जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि यह आम है। तो सबसे पहले क्या करोगे? आप क्या करोगे? यहाँ पे जब विरोधक्ति नियम लगाते हैं, तो वहां पे हम इसका उल्टा मानते हैं। तो हम माने के माना दिया गया फल आम ना होके क्या है? संतरा। मेरी बात खूब ध्यान सुनना, आम ना होके क्या है? संतरा। अब अगर आपने संतरा मान लिया, तो उस फल में संतरे के गुणधर्म होने चाहिए। तो अब क्या करोगे? आप संतरे का गुणधर्म उसमें चेक करोगे। जब संतरे का गुणधर्म चेक करने जाओगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि यार यह तो संतरा का गुणधर्म है ही नहीं है, एक्चुअल में किसका गुणधर्म था? आम का था।
तो आप वहां पे कहेंगे कि हमारे द्वारा लिया गया कथन क्या है, असत्य है, इसलिए यह संतरा ना होकर क्या है, आम है। मतलब जो दिया गया है उसके विपरीत मान के और फिर विपरीत को सिद्ध करते करते हम उसी को सिद्ध करने में फेल हो जाते हैं और फिर पहले वाली बात को हम क्या करते हैं, दोबारा कह देते हैं कि भाई जो माना था वो गलत है, इसका मतलब दिया गया फल क्या है, आम है। इसी को हम क्या कहते हैं, विरोधाभासी विधि कहते हैं। और यह एक प्रकार का क्या है, विरोधाभास है। तो हम इसी का क्या करेंगे, इन्हीं दो बिंदुओं का प्रयोग करेंगे और इन्हीं दो बिंदुओं का प्रयोग करके हम दिए गए अपरिमेय संख्याओं को क्या करेंगे, अपरिमेय सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत मजेदार है, बहुत शानदार है। तो पहले से आप नोट करिए और फिर हम बढ़ते हैं और यह सिद्ध करने के लिए प्रमेय 1.3 में जिसमें दिया गया कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक ऐसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। नोट करें। तो प्रमेय 1.2 समझने के बाद अब हम बात करते हैं प्रमेय 1.3 की। और 1.3 में हम क्या करने वाले हैं, हम अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने वाले हैं। अब यहाँ पे दो रूप के अपरिमेय संख्या बेटा आएंगे। एक तो आएगा तो जो सीधा सीधा अपरिमेय होगा और एक आएगा जो परिमेय तथा अपरिमेय का संक्रियाओं से मिलकर बना होगा, चाहे जुड़ा हुआ होगा या अंतर होगा या मल्टीप्लाई में होगा या क्या होगा, डिवाइड में होगा। तो यहाँ पे इनके सिद्ध करने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला तरीका समझते हैं और इसे खूब ध्यान से देखिएगा और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अक्सर एग्जाम में क्या किया जाता है, पूछा भी जाता है। तो आपका यह स्टार देने के लायक है। अब यह अगर आप समझ गए बेटा तो इससे संबंधित इस रूट के अंदर कोई भी संख्या अपरिमेय आ जाए, यह सब के सब को एक ही तरीके से आपको क्या करना है। अब बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। खूब ध्यान से चित्त मन शांति से इस पे ब्लैक बोर्ड पे देखो, आपको एक एक बात क्या होगी खूब अच्छे समझ में आएगी। चलिए आरंभ करते हैं, कैसे इसको सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ऊपर। आपने क्लास 9th में देखा ही होगा कि जब कोई चीज सिद्ध करने जाते हैं तो क्या लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं या सिद्ध लिखते हैं। कैसे करोगे भाई, तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, आपको सबसे पहला काम यहाँ करना होता है, विरोधाभासी नियम लगाना होता है। एक तो यह लगाना होगा और दूसरा आप यह फार्मूला लगाएंगे कि अगर p कोई अभाज्य संख्या है तो a स्क्वायर को यदि p विभाजित करती है तो a को भी p क्या करेंगे, विभाजित करेगी। बस ये दो फार्मूले लगाइए, आपका काम हो जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लगाइए विरोधाभासी कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। क्या बोलेगा भाई, कह रहा है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले आप क्या करोगे, इसका उल्टा मानोगे। आप लिखोगे माना √2 एक परिमेय संख्या, यह आप मान लोगे, माना √2 एक परिमेय संख्या है। अब यदि यह परिमेय संख्या है तो जाहिर सी बात है कि जो दिए गए कथन के क्या है, विपरीत है। तो आप लिखेंगे जो दिए गए कथन के विपरीत है। बहुत सिंपल साफ सुथरी बात, विपरीत। इतनी बात आपको जितने भी अपरिमेय है सब में यही, केवल नंबर चेंज होंगे, भाषा ये। अब अगली बात, अगर √2 एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्याओं को p/q के रूप में क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। ये बात आप जानते हैं। तो चलिए हम लिख रहे हैं, इसलिए √2 को हम लिख रहे हैं a/b के रूप में। चाहे a/b लिखो चाहे p/q लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ में यहाँ दिखाओगे जहां a और b सअभाज्य पूर्णांक है। ध्यान रखना इस बात का, क्या है भाई, ये सअभाज्य पूर्णांक है और b नॉट इक्वल टू क्या है, 0। क्लियर, ये बात आपको समझ में आ रहा है। अब यदि √2 को आपने a/b के रूप में लिखा तो यहाँ पे √2 को क्या √2/1 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अगर लिखा जा सकता है तो लिखिए, √2 में b का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √2b और 1 का a में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1। क्लियर, अब क्या करना है ये बात ध्यान समझना। अब अगर √2 को a/b के रूप में लिखा गया जहां a और b क्या है, सअभाज्य पूर्णांक है, तो तुम चेक करो कि क्या सच में a और b सअभाज्य है क्या। अगर बेटा यह सअभाज्य होंगे तो दोनों के अभाज्य गुणनखंडों में एक के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड नहीं आएगा। अगर आ गया तो यह सअभाज्य नहीं होगा और अगर यह सअभाज्य नहीं हुआ तो √2 आपका परिमेय भी नहीं होगा। क्लियर है ना। तो यही बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अब हम इनके दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो लिखेंगे
दोनों पक्षों का दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो देयरफॉर अंडर रूट टू बी का होल वर्ग बराबर हो जाएगा ए का होल वर्ग। क्या आएगा भाई? तो यहाँ अंडर रूट टू का होल वर्ग करोगे कितना आ जाएगा 2, अब बी का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक, क्लियर है? अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, खूब ध्यान से इसको समझिएगा। मान लो कि एक संख्या है 4, तो 4 का गुणनखंड क्या होगा बेटा? या हाँ, 4 का गुणनखंड क्या होगा? तो यह होगा 2 गुणे 2। बहुत क्लियर बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसका मतलब है कि एक तो गुणनखंड 2 तय है, इसमें कोई डाउट नहीं। 4 को तो मैं यह भी लिख सकता हूँ ना 2 का वर्ग, तो चाहे मैं 4 का गुणनखंड कहूँ चाहे 2 का वर्ग का गुणनखंड कहूँ, बात तो एक ही। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 का वर्ग या 4 का गुणनखंड 2 गुणे ए, जहां ए एक क्या है 2 के बराबर है? क्या लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसका मतलब हुआ कि इस 4 के 2 गुणनखंड है, एक है 2, तो एक क्या है ए है, जहां ए का मान कितने के बराबर है 2 के। अब अगर यह गुणनखंड है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि 4 में अगर 2 से भाग दिया जाए तो 4 पूर्णतः रूप से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्लियर ना? 4 पूर्णतः रूप से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यही बात यहाँ पे देखो, अब ध्यान से, अगर आपने 2b² इक्वल टू ए स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब हुआ कि 2b² को हम लिख सकते हैं 2 इंटू बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो ए स्क्वायर के कितने गुणनखंड हुए? 2। एक हो गया 2 और एक क्या हो गया बी स्क्वायर। इसका मतलब है कि यह ए स्क्वायर इस 2 से भी विभाज्य है, और यही ए स्क्वायर किससे विभाज्य है? बी स्क्वायर से भी क्या है? विभाज्य। तो समझो मैंने क्या कहा, ए स्क्वायर के कितना गुणनखंड हो गया? 2। कौन कौन सा? एक हो गया 2 और एक क्या हो गया बी स्क्वायर। अब यह ए स्क्वायर इस 2 से भी विभाज्य होगा, और यही ए स्क्वायर किससे विभाज्य होगा? बी स्क्वायर से भी विभाज्य होगा। इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर 2 से विभाज्य है। ए स्क्वायर 2 से क्या है? विभाज्य। इसके पहले हमने जो यहाँ लिखा है ए 2b² बराबर ए स्क्वायर, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अभी आगे पता चलेगा क्यों माने। अब देखो, अगर ए स्क्वायर 2 से विभाज्य है, अगर ए स्क्वायर पी से विभाज्य है, तो ए किससे विभाज्य होगा? पी से विभाज्य होगा ना। बिल्कुल उसी प्रकार से अगर ए स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तो इसलिए इसलिए ए भी 2 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा। और इसे आप मान लो कथन ए। क्या मान लो? कथन ए। तो इस तरीके से हम कथन ए मान सकते हैं। अब आगे आगे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ ध्यान से, मैं इसे हटा रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ दूसरी बात क्या भाई? अगर ए भी 2 से विभाज्य होगा, इसका मतलब ए के गुणनखंड में एक संख्या क्या प्राप्त होगी? 2 प्राप्त होगी। हम इससे क्या लिखेंगे? इससे हम लिख पाएंगे यहाँ पे कि ए को मैंने लिख दिया कि ए बराबर 2m, जहां जहां m एक पूर्णांक, जहां m एक क्या है? पूर्णांक। क्या मतलब हुआ भाई? अगर ए स्क्वायर 2 से विभाज्य हो तो ए स्क्वायर का 2 गुणनखंड आएगा, एक क्या है 2 और एक क्या है बी स्क्वायर। उसी प्रकार से अगर ए भी 2 से विभाज्य होगा तो ए के भी तो 2 गुणनखंड आएंगे, कम से कम तो 2 आएंगे। एक तो आ जाएगा 2, ये तो क्लियर है क्योंकि इसी से कट रहा है। और दूसरा क्या होगा? एक दूसरा कोई संख्या होगा, हमने उस संख्या को क्या मान लिया? m मान लिया। तो कह दिया कि m एक कैसी संख्या है? पूर्णांक। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इसी ए का मान उठा के कहां रखते हैं? समीकरण नंबर 1 हम लिखेंगे। अब ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, और 1 में रखने जाओगे तो क्या हो जाएगा भाई? बहुत आसान है। 1 में रखो तो ए हमारा यह है, देयरफॉर 2b² बराबर आ जाएगा 2m का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करो, तो यह आ जाएगा 2b² इक्वल टू 4m²। 2 से डिवाइड करो तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो बी स्क्वायर का मान कितना आ गया? तो बी स्क्वायर का मान हमारा निकल के आ गया 2m² के बराबर। अब क्या इसका मतलब हुआ? बिल्कुल इसी प्रकार से
जैसे ए स्क्वायर का दो गुणनखंड आए, एक आया 2 और एक आया बी स्क्वायर, उसी प्रकार से अब की बार बी स्क्वायर के भी दो गुणनखंड आए, एक आ गया 2 और एक क्या आ गया एम स्क्वायर। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर बराबर 2 गुणे एम स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो, अगर बी स्क्वायर का दो गुणनखंड आए, इसका मतलब यह बी स्क्वायर किससे विभाज्य होगा? 2 से विभाज्य होगा। तो हम यहाँ से लिखेंगे, क्या लिखोगे भाई? आप लिखोगे बी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, इसलिए इसलिए बी भी 2 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा। ये बात कहाँ से आई भाई? यहाँ से। अगर ए स्क्वायर पी से विभाज्य है तो ए भी किससे विभाज्य होगा? पी से विभाज्य होगा। बिल्कुल से अगर बी स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो बी भी किससे विभाज्य होगा? 2 से विभाज्य होगा। और इसे हमने ले लिया कथन बी। अब थोड़ा गौर से कथन ए और कथन बी को देखो। कथन ए कह रहा है कि ए भी 2 से विभाज्य है और बी भी किससे विभाज्य? 2 से विभाज्य। और ए और बी तुमने क्या लिया था? स्वअभाज्य पूर्णांक। तो स्वअभाज्य पूर्णांकों में ए और बी का अभाज्य गुणनखंड अगर करें तो उसमें केवल 1 आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड आना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या भाई? यहाँ तो ए भी 2 से विभाज्य है और बी भी 2 से विभाज्य है। इसका मतलब ए के गुणनखंड में भी 2 पाया जाएगा और बी के गुणनखंड में भी क्या पाया जाएगा? 2 पाया जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि इन दोनों संख्याओं में अगर उभयनिष्ठ गुणनखंड ढूंढे तो 1 के अतिरिक्त एक 2 भी आएगा, एक 2 भी आएगा, जो क्या रहेगा? उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि ए और बी जो संख्या है यह कोई भी स्वअभाज्य संख्या नहीं है। तो अगर यह स्वअभाज्य संख्या नहीं है तो क्या कहोगे? आप कहोगे यहाँ से कि ए और बी ए के अभाज्य गुणनखंडों में दो एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए ए और बी स्वअभाज्य संख्या नहीं है, स्वअभाज्य संख्या नहीं है। और ए और बी अगर स्वअभाज्य संख्या नहीं है तो जाहिर सी बात है कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है। अगर यह परिमेय संख्या नहीं है तो फिर कैसी संख्या है? तो आपका मिल गया देयरफॉर या अर्थात अर्थात अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। और इस तरीके से हमारा क्या हो गया? प्रूफ हो गया। क्लियर है? देखिए कितना आसान है। ध्यान से देखिए, आपको ये बात खूब अच्छे से क्या हो जाएगी? समझ में आ जाएगी। तो आप इसको कुछ ना करना, सबसे पहले जो संख्या दिया गया उसका उल्टा मान लो और फिर उल्टा मानोगे तो उसके गुणधर्म मिलने चाहिए। उसके गुणधर्मों को करने की कोशिश करोगे तो बाद में पता चलेगा भैया इसका गुणधर्म सही नहीं हो नहीं रहा है, नहीं मिलेगा तो फिर पुरानी वाली जो बातें थी वही आपकी क्या हो जाएगी? सत्य हो जाएगी। तो ध्यान से देखिए, मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई इशू हो तो आप हमें जरूर एक बार मैसेज डालिए। चलिए, आप प्रमेय 1.3 करें और प्रमेय 1.3 के बाद हम बात करेंगे उदाहरण नंबर आपके जो अगला उदाहरण आ रहा है उसके बारे में। तो नोट करिए, फिर हम अगला उदाहरण करते हैं। तो प्रमेय 1.3 के बाद अब हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 5। और उदाहरण नंबर 5 बिल्कुल प्रमेय 1.3 के जैसे ही है, बस नंबर का अंतर है और सारी भाषाएं बिल्कुल पहले की बात। कैसा? चलो करते हैं। क्या कह रहे भाई? कह रहे हैं अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या सिर्फ। चलो करे, कौन सी बड़ी बात है भाई? तो बड़ा आसान है। हम यहाँ पे उपपद में आ जाते हैं और बिल्कुल पहले की बात क्या मानोगे भाई? तो आप इसका उल्टा मानो, विरोधाभासी नियम लगाओ यहाँ पे। अब मानो माना माना अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो दिए गए कथन के विपरीत है, जो दिए गए कथन के क्या है? विपरीत। अब इसलिए अगर अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है तो इसे हम a बाई बी के रूप में लिख पाएंगे, जहां जहां a और b स्वअभाज्य पूर्णांक है,
100 अभाज्य पूर्णांक है और b का मान नॉट इक्वल टू 0। बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। अब अंडर रूट 3 को हम अंडर रूट 3 बाई क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3b इक्वल टू a, क्या आएगा। अब क्या करें भाई, तो अब दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा देयरफॉर अंडर रूट 3b का होल स्क्वायर बराबर a का होल स्क्वायर। क्या मिलेगा, तो अंडर रूट 3 का वर्ग करोगे 3 या b का वर्ग करोगे 3b स्क्वायर, और यहाँ से क्या मिलेगा a स्क्वायर। क्लियर है, और इसे मान लो समीकरण नंबर 1। अब गौर से देखो, अब ए स्क्वायर का दो गुणनखंड आ रहा है, एक तो 3 और एक क्या आ रहा है बी स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि ए स्क्वायर 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। अगर ए स्क्वायर 3 से विभाज्य होगा इसलिए ए भी 3 से विभाज्य है, जाहिर सी बात है, या 3 से विभाज्य होगा, और इसे हम कथन ए ले लें। कहां से बात आई, तो अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई, यदि ए स्क्वायर पी से विभाज्य है तो ए भी पी से क्या होगा, विभाज्य होगा, उसी का आधार पर हमने किया। अब यदि ए भी 3 से विभाज्य होगा तो यहाँ से ए किसके बराबर होगा, तो ए के भी तो गुणनखंड आएंगे, तो ए का गुणनखंड में एक गुणनखंड तो हो जाएगा 3 और दूसरा गुणनखंड हम क्या ले लेंगे m, जहाँ m क्या है पूर्णांक, जहाँ m एक पूर्णांक, बहुत सीधी सी बात। m हमारा क्या हो गया, एक पूर्णांक। अब क्या करो, a का मान उठा के कहाँ रख दो, समीकरण नंबर 1। यहाँ पे आप लिखेंगे a का मान, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, और a का मान समीकरण 1 में रखोगे तो क्या आ जाएगा, तो मिलेगा यहाँ पे देयरफॉर 3b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर के ऊपर 3m रखो तो 3m का होल स्क्वायर, क्या निकल के आएगा, तो 3b स्क्वायर बराबर आ जाएगा 9m स्क्वायर, 3 1 जा 3 या 3 3 जा 9, या b स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 3m स्क्वायर के बराबर। अब अगर गौर से बेटा देखोगे आप, तो अब आपको पता चला सर कि यहाँ बी स्क्वायर के भी दो गुणनखंड आ गए, कौन कौन सा, एक आ गया 3 और एक क्या आ गया m स्क्वायर। तो अगर बी स्क्वायर का एक गुणनखंड 3 है तो बी स्क्वायर 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा। तो यहाँ से हम लिख पाएंगे कि बी स्क्वायर 3 से विभाज्य है, विभाज्य है। अगर बी स्क्वायर 3 से विभाज्य है इसलिए बी भी 3 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा, और इसे आप मान लीजिए कथन बी। अब गौर से देखो कथन ए और कथन बी को, कथन ए में ए 3 से विभाज्य है और कथन बी में बी 3 से क्या है, विभाज्य है। तो नहीं लगता ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड किया जाएगा तो उसमें 3 जो होगा क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो यहाँ से अगर ए और बी के अभाज्य गुणनखंडों में 3 उभयनिष्ठ अगर गुणनखंड है, इसका मतलब ए और बी हमारा 100 अभाज्य नहीं है। तो यही बात आप यहाँ पे लिखें, आप लिखेंगे कि कथन ए और बी से हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ए तथा बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, इसलिए ए और बी 100 अभाज्य संख्या नहीं है या 100 अभाज्य पूर्णांक नहीं है, 100 अभाज्य पूर्णांक नहीं है। और अगर यह 100 अभाज्य पूर्णांक नहीं है तो अंडर रूट 3 जो हमारा है, अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। और अगर अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या नहीं है तो अर्थात अंडर रूट 3 कैसी संख्या है, तो अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। क्लियर है, तो आज के क्लास में हमने क्या किया भाई, तो आज के क्लास में हमने यह सीखने की कोशिश किया कि अंडर रूट के अंदर में अगर कोई ऐसी संख्या है जिसके वजह से यह अपरिमेय संख्या के रूप में प्रदर्शित हो रहा है, तो अपरिमेय संख्याओं को हम कैसे
सिद्ध कर सकते हैं। तो इस बात को हमने उदाहरण 5 के माध्यम से और आपका प्रमेय 1.3 के माध्यम से यहाँ पे सीखने का क्या किया, प्रयास किया। और अपरिमेय सिद्ध करने का यह पहला मेथड था जिसके आधार पर हमने क्या किया, सिद्ध किया। अब इसके आधार पर अगर मैं होमवर्क में